India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कथित कैश कांड से जुड़े अवमानना कार्यवाही पर जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। लोकसभा स्पीकर के कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर है नोटिस। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी में कहा, नियमों का पालन जरूरी। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा, ईडी की कार्रवाई निजी शिकायत पर आधारित है, न कि सरकार की शिकायत पर। मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत टिकाऊ नहीं। डिजिटल अरेस्ट मामलों पर सीजीआई ने भारी मात्रा में देश से बाहर जाने वाली राशि पर जाहिर की चिंता। बैंकों में पास सिस्टम के अलार्म की बताई आवश्यकता। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा के खिलाफ जारी किए दिशा निर्देश। दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति और सशक्तिकरण का दिया निर्देश। कहा, पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को दहेज मामलों में प्रशिक्षण जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज की खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप में। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कथित कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने लोकसभा स्पीकर के 3 सदस्यीय कमेटी को गठन को चुनौती देते हुए कमेटी को अवैध बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कार्रवाई के लिए लोकसभा के द्वारा गठित की गई कमेटी को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जस्टिस दीपंकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी कर दोनों सदनों के सेक्रेटरी को 7 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता कि ऐसा नहीं किया जा सकता। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत उन्हें पद से हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा गठित कमेटी पर नियमों का पालन नहीं करने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उसे रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि चूंकि उनको पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में मोशन एक ही दिन आया था, ऐसे में दोनों सदनों की ज्वाइंट कमेटी गठित की जानी चाहिए, जबकि यहाँ पर लोकसभा की तरफ से स्पीकर के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई और राज्यसभा में ले गए मोशन पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है, इसलिए यह प्रक्रिया गलत है। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि आश्चर्यजनक है कि संसद में इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ होने के बावजूद किसी ने भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि न्यायाधीश वर्मा के घर पर आग लगने की घटना के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया था, जिसने न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोपों की पुष्टि की थी। इसके बाद लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 124 उपधारा 4 और अनुच्छेद 218 के अनुसार एक न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक समिति का गठन करना होता है।
देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले पर सुनवाई हुई है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाला है कि इतनी भारी मात्रा में राशि देश के बाहर गई। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ व्यापक नियम और तरीके होने चाहिए। इस मामले पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आरबीआई समेत अन्य एजेंसियों के बीच अंतर मंत्रालयी विभागीय बैठक की प्रक्रिया की जा रही है। बैठक पूरी होने के बाद कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे। एजी ने कहा कि बैठक के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी, जिससे इस मामले पर विचार करना और आसान होगा। वहीं मामले में नियुक्त किए गए एमक्यूरी ने कोर्ट के सामने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विदेश में होने वाले ऐसे मामलों में जो तरीके अपनाए जाते हैं उन पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटेन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां बैंकिंग चैनल से वसूलने का प्रयास किया जाता है, जिसमें 90% तक सफलता मिल जाती है। सीजेआई ने कहा कि बैंकरों की ओर से चूक प्रभावी रूप से सेवा में कमी है, जिसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए बैंकों में पास सिस्टम का अलार्म होना ही चाहिए। एजी ने कोर्ट को बताया कि ऐसी घटनाओं के लिए सुरक्षा तंत्र हैं, लेकिन वह अलग अलग मंत्रालय में हैं। ऐसे में हम इस समस्या से निपटने के लिए आंतरिक मंत्री स्तरीय बैठक में चर्चा करेंगे और इसकी जानकारी कोर्ट को देंगे। कोर्ट ने कहा कि इन डिजिटल अरेस्ट के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और अन्य स्टेक होल्डर से भी इस मसले पर विचार किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इस पर सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स इस पर उचित निर्णय लेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो शिकायत दर्ज की थी वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत टिकाऊ नहीं है, क्योंकि मामला एक निजी शिकायत पर आधारित है, न कि सरकार की तरफ से एफआईआर पर। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। जहां कांग्रेस ने ईडी की इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना की दलील दी थी, जबकि ईडी का दावा है कि एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान अभियोजन शिकायत जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध शामिल है, वह एक सार्वजनिक व्यक्ति डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर संज्ञान और सम्मान आदेश पर आधारित है, न कि एफआईआर पर। इसलिए वर्तमान शिकायत पर कानून में संज्ञान की अनुमति नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, इसलिए इस मामले में ईडी की दलीलों पर फैसला करना जल्दबाजी होगी। कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में अभियोजन की शिकायत एफआईआर के बिना टिकाऊ नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश सुनाया। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 की धारा 44 और 45 के तहत एक नई अभियोजन शिकायत दायर की है, जिसमें धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और पीएमएलए 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया था। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की शिकायत खारिज हुई। कांग्रेस ने इस फैसले को अपनी जीत बताया और कहा कि यह मोदी सरकार की गलतियों को उजागर करता है। कांग्रेस ने कहा कि ईडी की शिकायत राजनीतिक बदले की भावना से की गई थी और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। एजेंसी का आरोप है कि गांधी परिवार और अन्य कांग्रेस नेताओं ने एजेएल की संपत्तियों का निजी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल करने की योजना बनाई। हाल ही में ईडी ने पीएमएलए के तहत एजेएल से जुड़ी लगभग 661 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू की है। दरअसल ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को एसोसिएटेड जनरल्स की 2000 करोड़ से अधिक संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने केरल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट 2018 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें एक्ट और उसके तहत बनाए गए नियमों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि अस्पतालों को अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं की दरें और पैकेज दरें प्रदर्शित करनी होंगी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि एक्ट में फीस दर और पैकेज दर जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई है, जिससे इसका पालन मनमाना हो जाता है और अस्पतालों को अधिकारियों की व्यक्तिपरक कार्रवाई के लिए उजागर किया जाता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि कानून चिकित्सा पेशे को विनियमित करने के लिए असमान प्रतिबंध लगाता है और अस्पतालों को परेशान करने के लिए व्यक्तिपरक नियामक कार्रवाई के लिए उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता संस्था के सदस्य स्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे और इस दौरान उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है जो अभी भी समाज में व्याप्त है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यद्यपि कानून इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, फिर भी समाज में दहेज उपहार और सामाजिक अपेक्षाओं के रूप में प्रचलित है। ये महिलाओं के प्रति उत्पीड़न, क्रूरता और विवाह के भीतर मौतों से भी जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र सरकार को शैक्षिक पाठ्यक्रम में समानता के संवैधानिक मूल्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति और सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को दहेज संबंधी मामलों में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को दहेज संबंधी लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रथा संविधान में वर्णित समानता के मूल्यों के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा महिलाओं को वित्तीय निष्कर्षण के स्रोत के रूप में देखती है और संरचनात्मक भेदभाव को मजबूत करती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज प्रथा केवल हिंदुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी समुदायों और धर्मों में व्याप्त है। यह फैसला दहेज प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि इससे सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। कोर्ट के निर्देशों से दहेज प्रथा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और इसके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किए हैं जिसमें गवाहों, दस्तावेजी सबूतों और भौतिक वस्तुओं की लिस्टिंग के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को संस्थागत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह निर्देश पॉक्सो एक्ट के तहत एक मामले में दिया है। सभी ट्रायल कोर्ट को अपने फैसलों में सारणीबद्ध चार्ट शामिल करना होगा जिसमें गवाहों, दस्तावेजी सबूतों और भौतिक वस्तुओं की जानकारी होगी। गवाहों के लिए एक मानकीकृत चार्ट तैयार किया जाएगा जिसमें गवाह का नाम, विवरण और भूमिका शामिल होगी। दस्तावेजी सबूतों के लिए एक अलग चार्ट तैयार किया जाएगा जिसमें दस्तावेज का विवरण और उसे साबित करने वाले गवाह की जानकारी होगी। भौतिक वस्तुओं के लिए भी एक चार्ट तैयार किया जाएगा जिसमें वस्तु का विवरण और उसे साबित करने वाले गवाह की जानकारी होगी। इन निर्देशों का उद्देश्य आपराधिक मामलों में गवाहों और सबूतों की लिस्टिंग को अधिक संरचित और समान बनाना है। इससे अदालतों को मामलों का तेजी से निपटारा करने में मदद मिलेगी और न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति अपनी पत्नी की विरासत में मिली संपत्ति या उसके परिवार की संपत्ति का हवाला देकर गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि गुजारा भत्ते का दावा करने वाली महिला की वर्तमान आय क्षमता और उसके जीवन स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि उसके मायके के परिवार की वित्तीय स्थिति को देखकर। कोर्ट ने कहा कि महिला की स्त्रीधन, विरासत में मिली संपत्ति या उसके माता पिता या रिश्तेदारों से मिले उपहार को आय के स्रोत के रूप में नहीं देखा जा सकता है, जो उसके गुजारा भत्ते के दावे को हराने के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति की वित्तीय क्षमता का आकलन करने के लिए उसकी आय और संपत्ति के सभी वैध स्रोतों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें उसके व्यवसाय से होने वाली आय भी शामिल है। एक पति ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पति ने दावा किया था कि उनकी पत्नी के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है और वे गुजारा भत्ते की हकदार नहीं है। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को 50,000 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति की वित्तीय क्षमता का आकलन करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि पति की आय और संपत्ति के सभी वैध स्रोतों को ध्यान में रखकर गुजारा भत्ते की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। यह चुनौती अनुच्छेद 324 उपधारा 2 के आधार पर दी गई थी, जो कहता है कि नियुक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन होंगी। केस के मुद्दे हैं, पहला, क्या कार्यकारी द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की अनन्य शक्ति असंवैधानिक है? दूसरा, क्या चुनाव आयोग की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? तीसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट विधायी शून्यता को भरने के लिए निर्देश जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की आवश्यकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, जब तक कि संसद एक कानून नहीं बनाती। मामले पर पूरी जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर खुशी सिंह, जो इस केस को फॉलो कर रही थी। खुशी, बताइए, अब इस पूरे मामले पर आपने क्या स्टडी की है? मैंने ये स्टडी की है कि ये जो केस है वो एडीआर ने जो बिहार में जो एसआईआर नोटिफिकेशन दी है, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब उन्होंने सारे नोटिस को, सारे इलेक्टोरल फॉर्म्स को वापस से चेक किया है। तो उसमें जो चेक किए गए हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो पुराने वोटर्स हैं उनको सारे से वापस नए फॉर्म फिल करने हैं, और जो 2003 में जो वोटर्स हैं उनको भी सारे नए फॉर्म्स फिल करने हैं। अब जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लगेगा वो आपका आधार कार्ड नहीं होगा, आपका राशन कार्ड नहीं हो सकता, और आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं हो सकता है। तो ये सब जो उन्होंने 11 नए डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सिर्फ वही आपका प्रूफ हो सकता है अब आपको अगर नया वोटर आईडी बनाने हैं तो। और क्या कुछ इसमें आपने विश्लेषण किया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एसआईआर को लेकर विरोध भी किया जा रहा था, उस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? इसमें इन्होंने जो एसआईआर ने जो की है वो बहुत ही आपकी जो वोटिंग राइट्स है उसको बहुत वो उल्लंघन कर रहा है, वो आपके वोटिंग राइट्स को छीन रहा है। वोटिंग राइट्स ही मतलब डेमोक्रेसी जैसे होगी, आपकी वोटिंग पे डिपेंड करती है कि आप कैसे अपने आप की नेता चूज करते हैं, आप अपने वोटिंग राइट्स। अगर आपकी वोटिंग राइट्स से छीन जाएंगी, वो इलीगल तरीके से की जाएंगी, वो दे विल नॉट बी फेयर, दे विल नॉट बी जस्ट, it's not right for the citizens that they are going to vote for, so it's not right for them, so that's why this SIR needs to be done properly and fairly. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि जिला अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों की क्या व्यवस्था और संरचना है। क्या आप जानते हैं इंडिया का कोर्ट सिस्टम यानी हमारी न्यायपालिका वो कैसे काम करती है? चलिए इसे आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट्स, यानी 2 तरीके की मेन कोर्ट्स, जैसे कि सिविल मामले, इनमें जमीन जायदाद या बिजनेस के डिस्प्यूट्स वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं, जबकि सीरियस क्रिमिनल केसेस जैसे चोरी या हत्या सेशंस कोर्ट में चलते हैं। दोनों ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। अगर कोई इन कोर्ट्स के फैसले से खुश नहीं है तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है और ये लोअर कोर्ट के डिसीजंस को रिव्यू करता है। ये इंसाफ की दूसरी सीढ़ी है। और सबसे ऊपर है इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, जो न्यू दिल्ली में है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है। ये हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक है और इसका फैसला अंतिम यानी फाइनल होता है। तो हायरार्की ऐसी है, जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, इसके ऊपर हाई कोर्ट और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट। बस इतना सिंपल है हमारा जुडिशियल सिस्टम। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल के लिए कोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.